हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त साजिद तारड़ साहब। आपको पता है कि अमेरिका में होते हैं, अपना पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और रिपब्लिकन पार्टी में भी हैं, एज ए पॉलिटिकल वर्कर भी हैं वहाँ पे। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर। तारड़ साहब, आज जो आपसे बात करनी है वो ये करनी है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो पूरी दुनिया के सियासतदान मिच्योर होते जा रहे हैं, हमारे यहाँ हर रोज इमेच्योरिटी बढ़ रही है। और ये कश्मीर के इलेक्शंस हो गए हैं, पहले तो हम लोगों ने कश्मीर की सियासत ही गंदी कर दी, वहां की सियासी जमातें खत्म कर दी। फिर हमने अपनी सियासी जमातें वहां लॉन्च कर दी। जो मरकज में होता है वो सूबे में जाकर वो कश्मीर में हुकूमत बना लेता है, जो जिसकी मरकज में पावर होती है वो गिलगित बल्तिस्तान में जाके इतना ज्यादा करप्ट कर दिया हुआ है, उन लोगों को भी करप्ट कर दिया, खुद भी करप्ट हैं कि निजाम सारा खराब किया हुआ है। और अब एक इतने ज्यादा गंदे इल्जाम इमरान खान उनके नवासे पे इल्जाम लगाते हैं। वो कहती है तुम्हारी जो साबका बीवी है वो तो यहूदियों की गोद में तुम्हारे बच्चे पलते हैं। मरियम नवाज कहती है वो जनाब, वो गंडापुर साहब कहते हैं जनाब के मरियम नवाज 8 करोड़ की सर्जरी तुमने कराई, तुम नानी हो। सर, ये इतनी गिरावट हमारे मुल्क में कैसे आई है? अगर आप इसको अगर की बैकग्राउंड से हमें बताएं, हमें एनलाइटन करें कि इतनी सियासी गिरावट, इतने गिर गए हमारे सियासतदान कि इस तरह की बातें हो रही हैं। सर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मेरा शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे लिया। लेकिन मैं चाहूंगा, मेरी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान का हर बच्चा, बिलखसूस जो यूथ है, जो जो मुल्क का मुस्तकबिल के बारे में परेशान है या सोचते हैं, करना चाहते हैं, जिनको कोई लोग यूथ ये कहते हैं, कोई पटवारी कहते हैं, कोई जाले। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मेरा पाकिस्तान में किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी पार्टी पाकिस्तान है। एक तो मैं ये कहूंगा, मैं बिल्कुल किसी एक चीज को प्रमोट नहीं करूंगा। अब उसमें सबसे पहले बताऊं मैं इसके 73 साल की हिस्ट्री। 73 साल की हिस्ट्री देखें। एक पहला वजीर आजम आपको मर्डर होता है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला आज तक। उसके बाद आप देखें कि किस तरीके से मोहम्मद अली बोगरा साहब, एक अमेरिकन एम्बेसडर थे, वो लाए गए। उसके बाद पहली असम्बलियां तोड़ने वाला कौन था? पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला सियासतदान ही नहीं था, वो एक ब्यूरोक्रेट था। उसके बाद जिस तरीके से अयूब खान साहब का और फातिमा जिन्ना का मुकाबला हुआ, इलेक्शन हुआ, किस तरीके से वहां पे हुआ। फिर उसके बाद भुट्टो साहब ने क्या। और देखें, अब तो हमारे वजीर आजम साहब अल ऐलान जो है पब्लिक मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे ये कह चुके हैं कि 70 के बाद इलेक्शन जो है वो सारे के सारे जो है वो फेक हैं, उन पे क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मेरे दलाइल ये होंगे कि 70 से पहले भी हालात यहाँ खराब थे। 70 से पहले भी यहाँ पे जो हमारा आज पूरा मुल्क बैरियर टाउन बन चुका है, उसके मूजद जो थे वो अयूब खान साहब थे। और उनको सियासत में लाने वाला एक सिविलियन और एक सियासतदान था, जो ऐसे अपॉर्चुनिटीज, ऐसे मौके बनाते हैं कि अब वो उन्होंने फौज को सियासत पर लेकर आए। एक ऐसा सिलसिला बनाया गया। और उसके बाद ज्यादती ये है कि अयूब खान साहब सदर थे, जब उन्होंने खुद आगे रिजाइन दिया तो कौमी असम्बली का स्पीकर चाहिए था कि वो उनके पोजीशन को फिल करता। लेकिन याहिया खान साहब को चाबियां पकड़ा दी गई और फिर जिस तरीके से वहां हुआ। और यहां तक मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें भुट्टो साहब का किरदार, उन्होंने भी जमहूरियत के हक में कुछ नहीं किया। उन्होंने भी पाकिस्तान को, इसके दलाइल मौजूद है, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, एवरी सिंगल वर्ड इज बेस्ड ऑन सम रेफरेंस। जिस तरीके से पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान, ये तो कागजों में अलहदा हुए, प्रैक्टिकली अलहदा हुए जाके 70s में। इनको अलहदा करने की बुनियाद तो 60s में रख दी गई थी। और उसके बाद आज के हालात अगर देखते हैं, तो आज जिस तरीके से मैं अब कह रहा हूं आपको कि आज ये टोपी ड्रामा है, ये सियासत नहीं है, ये इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन डिसाइड हो चुका है। जिस तरह आपने खुद फरमाया, आप मुझे ये बताएं कि एक ट्रेडिशन आजाद कश्मीर में एक कल्चर बन चुका है कि जिसकी पार्टी की मरकज में हुकूमत होती है वही आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाता है। ये जमहूरी स्टेप है। ये किस तरीके से हो सकता है? अब पहले ही प्रेडिक्शन हो चुकी है कि पीटीआई का जो वहां पे वो आएंगे, वो 10 इजला जो है वहां पे, तो 33 सीटें हैं, वो पहले ही डिसाइड हो चुकी हैं कि उन पे कौन जीतेगा। बल्कि यहां तक है कि आपका वजीर आजम भी डिसाइड हो चुका है आजाद कश्मीर का। सबसे बड़ा जुल्म ये है पाकिस्तान के साथ। अब वहां पे जिस तरीके से ब्रिगेडियर नईम साहब के ट्रांसफर, जिसके बाद ब्रिगेडियर नदीम साहब का वहां पे आना, जिस तरीके से तुराबी साहब, उनके ऊपर एलिगेशंस हैं कि उन्होंने 7 करोड़ रुपया रिसीव किया है। ये एलिगेशन है उनके ऊपर। उनसे वादा किया गया है कि अगर तनवीर अलियास साहब वजीर आजम बनते हैं तो उनको सियासी सेटअप में एडजस्ट किया जाएगा।
तो ये इसको सियासत नहीं कहा जाता। और सबसे बड़ी बात, मैं इस पे एहतजाज करूंगा कि जिस तरीके से अमीन गंडापुर साहब को कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर पाबंदी लगाई थी, हमारे रियासत मदीना के वजीर आजम उनको अपनी फ्रंट सीट पे बिठा के आज भी आजाद कश्मीर में ले जाके दाइश से उनकी तकरीरें करवा रहे हैं, ओपन वायलेशन कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन लॉज की। ये इसको आप इलेक्शन कहेंगे? ये टोपी ड्रामा है सारा। और मैं सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि पाकिस्तान में रहने वाला हर शहरी जो है, आजाद कश्मीर में बसने वाला हर शहरी, उसके हाथ में कंप्यूटर है, उसके पाम में इंफॉर्मेशन है और सबको पता है ये टोपी ड्रामा है। ट्रेजेडी ये है कि हर इंसान को पता है कि हमारे वोट नहीं जाते। दुनिया से छुपी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने रात को कॉल की, ये कोई नई बात थी? इलेक्शन हार रहे थे, वो चीखे हैं, क्या हुआ है उसके बाद? और उसके बाद आप ये देखें कि जो हमारा इन्होंने किबला बना रखा है लंदन में, जिस तरीके से लंदन से आते हैं लंदन से चले जाते हैं। भुट्टो आज भी जिंदा है, लोगों को बता रहे हैं। मेरा मकसद ये एक सियासत नहीं है, ये एक मैंने पहले भी आपके एक सेगमेंट में कहा था, ये करप्शन का अलायंस है। ये करप्शन का अलायंस है विद ब्यूरोक्रेसी, विद एस्टेब्लिशमेंट। सियासतदान लूटते हैं, ये सिर्फ लूट का एक बहाना है और कुछ भी नहीं इससे आगे। और उसमें पिस कौन रहा है? इसमें मिडिल क्लास और लोअर क्लास पिस रही है। और यहाँ पे लोग जो हैं वो मुसलसल आज भी कंट्री आपने चाइना को दे के बच्चे लंदन में बिठाए हुए हैं। मेरा मकसद इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या होगी? लेकिन ये इलेक्शन, मैं इस पे इसको इलेक्शन नहीं कहूंगा, ये एक अलायंस की एक्सरसाइज है। ये आपका जो करप्शन का अलायंस है, उन्होंने मिलकर एक एक्सरसाइज करनी है। चाहे वो देखें, चाहे वो माजी में लूगर बिल को सेटिस्फाई करते रहे हैं पैसे बनाने के लिए, या आज फिर वो ये टोपी ड्रामा कर रहे हैं कि इलेक्शन जाके आजाद कश्मीर के साथ एक और, जिस तरह पाकिस्तान में मजाक करते हैं इसी तरह वहां एक मजाक हो रहा है दुनिया को दिखाने के लिए। देख, इस पे मैं इसको इलेक्शन नहीं मानूंगा। हाँ, एक मैं और यहाँ पे मेंशन जरूर करना चाहूंगा चीमा साहब, जो एक बड़ी और चीज है, जो सब मैं दो पॉइंट और डिस्कस करना चाहूंगा। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं, मैं ये कहता हूं कि हमारे खान साहब, इन्होंने रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट छोड़ के अब कम्युनिज्म को सपोर्ट करनी शुरू कर दी है। हमारे कई एंकर बार बार ये पूछते हैं कि देखें जी, रियासत मदीना के कॉन्सेप्ट में और कम्युनिज्म में सब क्या फर्क भी क्या है। मैं उनको ये एड्रेस करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा फर्क ये है कि हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था मजलिस शूरा का। शूरा पिक करती थी, आपके खलीफा इलेक्ट होते थे। वहां ना बादशाह का कॉन्सेप्ट है ना कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट है। वन पार्टी रूल नहीं है। अब जिस तरीके से हमारे वजीर आजम साहब वन पार्टी रूल को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है इस चीज का। दूसरा, मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त ट्रेजेडी ये आ रही है कि अगले दिन हमारे जो बाइडेन साहब, उन्होंने भी यहाँ पे आल-ऐलान अगले दिन एक टाउन हॉल मीटिंग में उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी इज इन डिक्लाइन। अमेरिका में भी ये बात चल रही है कि जो बाइडेन साहब, आधा कंट्री ये समझता है कि जो बाइडेन साहब ने इलेक्शन चुराया है। तो पाकिस्तान में तो इसकी बुनियाद ही नहीं रखी गई। उसकी वजह यह है कि 73 सालों में से आधे साल तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप में गए हैं और आधे साल जो है मजाक। अब पाकिस्तान की ट्रेजेडी मैं बताना चाहूंगा आपको कि इस वक्त ट्रेडिशन, आप तरक्याती फंडों के नाम के ऊपर MNA MPs को पैसे दिए जाते हैं, उन्हीं के रिश्तेदार कॉन्ट्रैक्टर होते हैं और आपके कल्चर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। जिस तरीके से पहले आपके SDO एक्सियन जो तरक्याती मंसूबों में से पैसे लेते थे, अब ये एक्सेप्टेबल है इन पाकिस्तान के 20 से 25% कमीशन जो है वो आपका MP और MNA लेता है। तो ये इलेक्शन है, इसको मैं तो इलेक्शन, जिस तरीके से अमीन गंडापुर साहब की जो वीडियोस आई हैं क्लाशनकोफों से फायरिंग करते हुए, जिस तरीके से ललकारते हुए एक दूसरे को माओ बहनों की गानी, ये इलेक्शन थोड़ी है। अवाम को यहाँ पे वो कहते हैं कीमे के नान देते हैं, बिरयानी देते हैं। जिस तरीके से पैसे आपने देखे कि गंडापुर साहब ओपन पब्लिक में पैसे बांट रहे थे, ये वीडियो वो भी सर्कल कर रही है। ये इलेक्शन, इसको इलेक्शन कौन कहेगा? ये इस पे तो मेरा एक सीरियस क्वेश्चन मार्क है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि उनके ऊपर पाबंदी थी कश्मीर में जाने की और इमरान खान साहब उनको साथ ले जाके स्टेज से तकरीरें करवा रहे हैं, इसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे? हमारे इस मॉडर्न वर्ल्ड के तब्दीली की जो अलामत है हमारे वजीर आज़म साहब, इसको किस तरह डाइजेस्ट करेंगे? मेरे ख्याल में तो इसके कोई देयर इज नो एक्सक्यूज। और उसके बाद ये मेरा मकसद है कि मैं एक लास्ट पॉइंट ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त कश्मीर में तो देखें, चले वहां उनके साथ जो कर रहे हैं, इन्होंने किया है जो कर रहे हैं। कराची में जो ज़िमनी इंतखाब हुए थे उसके नंबर देखें, लोगों ने इंटरेस्ट ही नहीं शो किया, वहां वोटिंग ही नहीं लोग करने गए वहां।
तो इससे जाहिर होता है कि पीपल आर डिसअपॉइंटेड, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन। हर बंदा ये चाहता है कि ये एक ड्रामा है, फ्रॉड है, करप्शन की एक करप्शन का एक स्टाइल है, करप्शन का एक तरीकाकार है। लेकिन अफसोस के इस पे जितना भी अफसोस किया जाए काम है, मेरे ख्याल में मैं आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं पाकिस्तान के इलेक्शन, एक भी इलेक्शन को नहीं कहूंगा, बल्कि मैं आपके इलेक्शन इस तरह होते थे, एक छोटा सा वाक्य बल्कि मेरे ज़हन से स्लिप हो गया कि जब भुट्टो साहब का दूसरा इलेक्शन था तो खुला के धांधली हुई, तो उसमें भुट्टो साहब ने हफीज पीरजादा से पूछा, हफीज कितने ज्यादा कितने सीटों पे धांधली हुई होगी? उन्होंने कहा 30 से 40 सीटों पे। तो उन्होंने कहा अच्छा 30 से 40 सीटें हम जो है वो उसको अपोजिशन को दे देते हैं, इनको चुप करके बैठे। और दो चीजें मैं इसमें खास कर आज एक मेंशन करना चाहूंगा, आपके आज के इलेक्शन के बारे में एक मैं कोड मेंशन करना चाहूंगा। स्टालिन ने कहा था कि स्टालिन के हिसाब से उनकी थी, उन्होंने कहा था कि वोटर से ज्यादा वोट काउंट करने वाला इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके तो वोट काउंट हो चुके हैं, आपके पहले आपके तो वोट काउंटिंग तक भी नहीं जाते, आपके तो ख्वाजा साहब रात को कॉल कर देते हो मैंने बचाओ। ये आपके तो सियासतकार की सियासत। और आप देखें अब मशीन के जो आपके ईवीएम की बात की जाती है, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन की, तो उस पर एग्री क्यों नहीं करते? क्योंकि हर हल्के में 20-20, 30-30 हजार जाली वोट रजिस्टर करा के बैठे हैं हर पार्टी। ये इलेक्शन आप इसको किस तरह कहेंगे? ये तो मेरा मकसद एक मजाक है, ये एक धोखा है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि एक अलायंस का तरीका कार है फ्रॉड का, धोखे का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा तारक साहब, ये भी बताइएगा कि जो गंडापुर ने मरियम के बारे में कहा और कहा कि तुम नानी हो और तुम्हारे 8 करोड़ की है, तो आज पीटीआई का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल था, वहां से ये ट्वीट चल रही थी कि वी स्टैंड विद गंडापुर। और जिसको असद उमर जो प्लानिंग मिनिस्टर है पाकिस्तान के, वो भी ट्वीट कर रहे थे कि जबरदस्त गंडापुर ने जो कंपेन की है और वो स्टैंड विद गंडापुर। तो ये बताइएगा कि ये जब आप एक खवातीन के बारे में, हमारे मुआशरे में ठीक है सियासत होती है, लेकिन खवातीन के बारे में डिसेंट जुबान इस्तेमाल की जाती है। मरियम नवाज भी बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल करती है, इसमें कोई शक नहीं है, वो किसी को माफ नहीं करती। लेकिन ये बताइएगा कि ये जो गंडापुर ने ये कहा कि तुम्हारे 8 करोड़ की तुम नानी हो और तुमने ये किया, और मरियम ने इमरान खान को कहा कि तुम्हारा जो नवासा है, तुम्हारा जो बेटा है, वो तुम्हारे जो बेटे हैं वो गोल्ड स्मिथ के नवासे हैं, वो यहूदियों की गोल में नहीं पले। तो ये बताइएगा कि ये जो नफरत बोई जा रही है इस वक्त, पीएमएलएन बो रही है पीटीआई के खिलाफ और पीटीआई बो रही है पीएमएलएन के खिलाफ, पीपल्स पार्टी थोड़ा पीछे बैठी हुई है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आप समझते हैं ये सियासत का तेज होना है? क्या ये ट्रेंड इसी तरह रहेगा 2023 में, या कि समझते हैं कि ये मरियम अगर बैठ जाती है तो चीजें बेहतर हो जाएंगी? आपकी नजर में क्या एनालिसिस करेंगे आप इसका? मैं इसका एनालिसिस ये करूंगा कि देयर इज नो क्लास ऑन बोथ साइड्स। और एक क्लास कैसे आती है? एक्सरसाइज के साथ आती है। हमारी सियासी नशोनुमा इन लोगों की नहीं हुई। इनको यही नहीं पता कि सियासत में जातियात को लेकर नहीं आते। ये जिस तरह उन्होंने कहा कि वो उनका मरियम नवाज का बच्चा जो है वो पोलो खेलता है, वो भी गलत बात थी। और फिर उन्होंने कहना कि इनके बच्चे यहूदियों के घर में पल रहे, वो भी गलत बात थी, जातियात है। फिर उनकी अगर सर्जरी पे बात की जाती है, अमीन गंडापुर साहब, वो भी जातियात पे जा रहे हैं। लेकिन ये चीजें तब आती हैं जब आप, अब देखें इस पे होना क्या चाहिए था मेरे ख्याल में, अवाम का रिएक्शन होना चाहिए था, आपके मीडिया का रिएक्शन होना चाहिए था। इन दोनों चीजों पे रिजेक्ट करने चाहिए थे दोनों लोगों को, इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने चाहिए थे। इनके लोग तनकीद करते, इन पे मीडिया इनके ऊपर शो करता, इन दोनों को शर्मिंदगी आती, तब ये रुकना था। लेकिन अफसोस के साथ ये इस चीज को हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी में प्रमोट किया जाता है, इसको जानबूझ के वायरल किया जाता है, और इसी वजह से इस तरह के जो चीजें हैं वो दोबारा बार बार रिपीट हो रही हैं। और दूसरी वाली देखें ना, खान साहब को चाहिए था कि वो इंटरवीन करते, खान साहब को चाहिए था कि अमीन खान साहब किस तरह करें, वो तो अमीन गंडापुर को साथ लेके फिर रहे हैं, हालांकि उनके ऊपर पाबंदी है कश्मीर पे जाने की, तो वो तो खुद वायलेशन कर रहे हैं। लेकिन करैक्टर बिल्डिंग की जरूरत है। करैक्टर बिल्डिंग तभी आती है, चेक एंड बैलेंस हो, कंट्रोल हो, रोल मॉडल हो, मेंटोरशिप हो। लेकिन अफसोस के साथ, क्योंकि जमहूरी इकदार नहीं है, जमहूरियत को लोग समझ नहीं सके। देखिए वहां पे बरादरीइज्म पे अभी वोट डाले जा रहे हैं। वहां पे आजकल भी जब हमारा एमएनए निकलता है तो उसके आसपास 4 V8 गाड़ियां जरूरी हैं, उसके पास 15 क्लाशनकोफों का एक ड्रामा होना जरूरी है। दिस इज द पिक्चर दे पोर्ट्रे।
वो सियासतदान, मैं कई दफा कह चुका हूं अपने यूथ के साथ, यंग लोगों से, यार इनसे पूछो तो सही कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट, बदमाशी को रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखें कि एमएनए एमपी किस तरीके से इलाके में जाता है, वो क्या पोर्ट्रे करता है, किस चीज को पोर्ट्रे करता है, बदमाशी को पोर्ट्रे करता है, वो एक टेरर को रिप्रेजेंट करता है, वो खौफ, वो चाहता है कि लोग खौफ ज़्यादा हो जाए कि एमपी एमएनए आ गया। तो ये इसको सियासत ओरिजिनली इज अ पब्लिक सर्विस। अब मैं अनफॉर्चुनेटली मैंने सारी जिंदगी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी और अमेरिका में आके देखी, यहाँ पे हर जो ट्रू डेफिनेशन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव का होता है, वो इसको वॉलंटियर बेस पे करता है एज ए कम्युनिटी सर्विस। उसकी जॉब और कारोबार उसका अलग होता है, जहां से बच्चे पालता है। यहाँ पे स्टेट, हमारे अमेरिका के अंदर जो स्टेट लेजिस्लेटर्स होते हैं, उनको टीए डीए और उनकी सैलरी इतनी कम होती है कि लोग उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते सियासत में, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसमें से पैसे नहीं बन सकते। और मैं यहाँ पे एक और मेंशन करना चाहूंगा बात, मेरी एक दफा यहाँ FBI से एक बड़ी हाई ऑफिशियल में बैठे मीटिंग, तो मैंने एक क्वेश्चन किया कि व्हाट आर योर प्रायोरिटीज, व्हाट इज योर नंबर 1 प्रायोरिटी एंड व्हाट इज योर नंबर 2 प्रायोरिटी। आज से 10 साल पहले उन्होंने मुझे बताया कि हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी इज टेररिज्म, लेकिन हमारी सेकंड बिगेस्ट जो प्रायोरिटी है वो है पॉलिटिकल करप्शन। तो इस तरीके से यहाँ पे चेक एंड बैलेंस है। सवाल ही नहीं पैदा होता कुछ सियासतदान तो 500,000 फड़न लाग पे जिम्मे उसे साढ़े पे छाप देने होते। दिस इज हाउ द नेशंस बिहेव, दिस इज हाउ द मोरालिटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अफसोस के इस पे आज तक पाकिस्तान में, तो एक तो देखें आप अपना स्ट्रक्चर देखें सियासी पार्टियों का, इमरान खान साहब के बगैर पीटीआई खत्म है। अच्छा, शरीफ फैमिली के बाद मुस्लिम लीग खत्म है। बिलावल भुट्टो साहब जो कि ब्रिटिश लॉर्ड हैं, वो उनके बगैर मेरा मकसद पीपीपी खत्म है। जरदारी साहब खुद भुट्टो ही नहीं है, उन्होंने जबरदस्ती बच्चे के साथ नाम भुट्टो लगा दिया, लोगों को बार बार कह रहे हैं कि भुट्टो आज भी जिंदा है। मेरा मकसद है कि ये स्ट्रक्चर देखें ना, क्या मौलाना फजलुर रहमान देखें किस तरीके से अपने सेनेट के टिकट बेचते हैं वो, ये देखें स्ट्रक्चर देखें, किस तरीके से इस्लाम को एज ए कार्ड यूज किया जाता है कि इस्लाम खतरे में है, किस तरीके से धरने दिए जाते हैं, स्टूडेंट मदरसों के बच्चों को लाके चौकों में बिठा दिया जाता है। ये सियासत है। जिस तरीके से एजेंसियां इन्वॉल्व है आपकी सियासत में, इलेक्शंस पे जो उनका इन्फ्लुएंस है, ये इसको इलेक्शन थोड़ी कहा जाता है। ये तो अल्लाह, ये दुआ खैर हो सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा तार साहब, एक और एंगल भी, जब इमेच्योर पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तो एक एंगल पाकिस्तान की सियासत में ये भी है कि हम अपने सियासतदानों को ट्रेटर, गद्दार कहना शुरू कर देते हैं, वो किसी भी कैपेसिटी में हो। मैं समझता हूं कि जो बंदा जिसकी आवाम में पसंद हो, लोग उसको इलेक्ट करें, लोग पावर में लेके आए, हमें उसके मैंडेट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो राइजुल वक्त एक कानून मौजूद है, वो क्या उसको रिफॉर्म किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रिफाइन किया जा सकता है, लेकिन जो अवेलेबल गवर्निंग स्ट्रक्चर है वो तो यही है। कल ये हुआ तारड़ साहब के जो हमदुल्ला मुहिब हैं, वो अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की। वो पिक्चर रिलीज हो गई। अब जब वो पिक्चर रिलीज हुई तो लोगों ने कहा देखो जी कि पाकिस्तान के बारे में हमदुल्ला मुहिब ने अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए थे, मैं वो लफ्ज नहीं बोलना चाहता जो हमदुल्ला मुहिब ने इस्तेमाल किए, लेकिन पाकिस्तान के हर सियासतदान ने तारड़ साहब वही लफ्ज इस्तेमाल किए जो हमदुल्ला मुहिब ने सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ जो बातें की, पाकिस्तान को पता नहीं क्या क्या गंदे लफ्जों से याद किया। और हमने ऑफिशियली ये कहा कि जी हम हमदुल्ला मुहिब से अब बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे बारे अच्छा ख्याल नहीं रखता, ये इंडिया नवाज है, ये अमेरिका नवाज है, सो एंड सो। तो बात यह है कि जब तस्वीरें लीक हुई, और लीक क्या हुई, रिलीज की गई, बल्कि मैंने उन अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की जो ट्विटर हैंडल है, मैंने वहां से भी जाके आई देखी, उन्होंने प्रेस रिलीज भी छोटी सी जारी की थी, मैंने वो भी पढ़ी। मैं जो बात आपसे करना चाहता हूँ तारड़ साहब, कि नवाज शरीफ को ट्रेटर कह लो, और सारी पीटीआई नवाज शरीफ को आज गद्दार कह रही है। तो नून लीग वालों ने क्या किया कि उन्होंने आज तस्वीरें जारी कर दी उन पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की जो इससे पहले उसे मिलते रहे, और कुछ इंडियन की तस्वीरें भी जारी कर दी, और इमरान खान जो है उसकी तस्वीरें जारी कर दी नरेंद्र मोदी के साथ मिलने की। तो और कहा जी कि तुम मिलो तो ठीक है, हम मिलें, बात करें डेमोक्रेसी, हम बात करें डिप्लोमेसी की, हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो हमें आपको गद्दार कहते हो। तो ये जो गद्दार वाली फैक्ट्री है, ये कैसे बंद हो सकती है, और हम कैसे अपने लोगों की इज्जत करना शुरू करेंगे? हमारे लोग जिन्होंने हम पे रूल किया, हम उनको बेहतर कर सकते हैं, हम उनको ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं,
हम उनको वोट के जरिए वोट आउट कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें गद्दार कहना और एक दूसरे को गद्दार कह रहा है और इतना पब्लिक डिस्कोर्स ट्विटर ट्रेंड चल रहे हैं, आप इसको किस तरह देख रहे हैं सर? देखिए, इसको इंटेंशनली किया जाता है, इंटेंशनली वो इस तरीके से किया जाता है। अभी आप जरा गौर करें कि अगर जो टूटी फूटी अकाउंटेबिलिटी होती है वो सिर्फ सियासतदानों की होती है, इस पूरे जो ये करप्शन अलायंस है इसमें से सिर्फ सियासतदानों की, ना जुडिशरी की है, ना एस्टेब्लिशमेंट की है, ना ब्यूरोक्रेसी की है, किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और सारा मलबा जब डाला जाता है सियासत के ऊपर कि ये लूट के खा गए हैं, हालांकि अगर हकीकत में देखा जाए प्रूवन है ये कि कोई सियासतदान बगैर एस्टेब्लिशमेंट के करप्शन नहीं कर सकता, लेकिन वो जो आपका एस्टेब्लिशमेंट का बंदा होता है वो पैसे लेके आराम से अपने बच्चों की सिटीजनशिप लंदन में लेके बैठ जाता है, अमेरिका में आ जाता है, सियासतदान वहां फंसता है, मार खाता है। ये पूरा स्ट्रक्चर, ये इसको फ्रेम किया गया है कि आज भी गंदा सिर्फ इमरान खान को, पीटीआई को करेंगे, नून लीग पार्टी को। आप मुझे ये बताएं किसी जज का कोई आज तक किसी को पकड़ा हो, कोई अकाउंटेबिलिटी में उसका नाम आता हो? सिर्फ ऊपर कुछ टूटे फूटे एस्टेब्लिशमेंट के या कुछ लोगों का जिस तरह के आहद चीमा साहब है, या इस तरह आज के जो कमिश्नर पकड़े हैं रिंग रोड में या आगे पीछे, कुछ सिवाय इनके कोई और मेरा मकसद किसी को पकड़ा हो? हमारा बिल्कुल सियासतदानों पे ज्यादा फोकस होता है। तो इसको इंटेंशनली एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया है कि ये आपस में लड़ते रहे और दूसरी तरफ तवज्जो ही ना आए। आज देखे ना, इनकी पिक्चर ड्रा कर दी, देखे उसका जो वो अफगानिस्तान वाला उनके जो सिक्योरिटी है उसका इट डजंट मैटर, वो इररेलेवेंट है अफगानिस्तान में। उसकी वजह ये है कि जब अमेरिका नेगोशिएट कर रहा था तो सिर्फ तालिबान के साथ कर रहा था, इनको तो टेबल पे नहीं बिठाया उन्होंने। वो इररेलेवेंट है, वो तो कुछ दिनों के मेहमान है। अब तो दुनिया देख रही है कि तालिबान, देखो ना कम इनसाइड, और जिस तरह की उन्होंने प्रेडिक्शन कर दी है कि तालिबान विल टेक ओवर काबुल विद इन 6 मंथ्स। अब तो उसकी बल्कि वेस्ट जो है वो अब तैयारी कर रहा है कि हाउ टू डील विद तालिबान। आपने देख लिया होगा कि इंडिया भी उनसे बात करने की ट्राई कर रहा है। उनके जो जयशंकर साहब है, ईरान में भी जाके वो मिले, दोशंबे में भी सारी उनकी मुलाकातें हो रही हैं। इसी तरीके से उनको वेस्ट उनके साथ बिल्कुल तैयारी कर रहा है। और जो शरायत उन्होंने रखी है, उन्होंने यही कहा हमारा जो 150 बंदा उनके नाम रिलीज करें ताकि वो फ्रीली ट्रैवल करके लोगों के साथ मुख्तलिफ ममालिक के साथ सफारती मुआहदे साइन कर सके। एक दो देखे ना, 2 ही शर्तें थी तालिबान की, एक हमारे 7000 जंगी कैदी, हमारे कैदी रिलीज करें, और दूसरा हमारे लोगों का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालें। तो वो भी तैयारी कर रहे हैं, वेस्ट भी तैयारी कर रहा है। इनडायरेक्टली वो डिफेक्टो इस वक्त दे आर रूलिंग द अफगानिस्तान राइट नाउ। और ये बंदा, और खासकर जिस तरीके से आप इनकी बात कर रहे हैं, इससे पहले हमारे जो वहां के अपना क्या नाम है उनके जो सदर हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने भी बड़ी, गनी साहब ने बड़ी बुरी लैंग्वेज हमेशा इस्तेमाल की पाकिस्तान से। और जिस तरीके से वो इंडिया से अपना डिफेंस वो फौजी इमदाद की वो देख रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं। बल्कि मैंने पिछले दिनों वॉशिंगटन डीसी में सर्कल्स में ये भी बात देखी है कि इंडिया इज साइनिंग ए डील विद अमेरिका कि वो विल प्रोवाइड द मिलिट्री सपोर्ट। 1.5 लाख फौजी हम भेजेंगे अफगानिस्तान में इन एक्सचेंज फॉर डॉलर्स। ये भी एक बात सर्कल चल रही है यहाँ पे बात। लेकिन ये देखें कि वो लोग कौन है, गनी, हु वाज कारजाई, वो तो सारे एंटी पाकिस्तान। और जिस तरीके से अफसोस के साथ है कि हमने पाकिस्तान सारा जला दिया, 30 लाख उनके महाजरीन और क्लाशनकोफ कल्चर और हीरोइन सारी कंट्री में घुस गई, हर चौक में बम फोड़ा इन्होंने आके अफगानियों ने। लेकिन आज दे आर थैंकलेस, दे आर एंटी पाकिस्तान। वो दिस इज व्हाट द सेगमेंट। और इसमें किसका कसूर है? हमारे एस्टेब्लिशमेंट का कसूर है इसमें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इन्होंने दुनिया को यही दिखाया कि हमने जो कुछ भी किया डॉलरों की वजह से किया। ये बार बार ये यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में हर पाकिस्तानी जो आते थे पाकिस्तान से, बार बार ये क्वेश्चन करते थे, ये हमारी 70,000 कुर्बानियों को क्यों नहीं ये मानते हैं अमेरिकन। वजह ये थी कि अमेरिकन बिलीव करते थे कि हमने डॉलर दिए हैं, ये इन्होंने पैसों के लिए किया है, इनका पैसों का इंटरेस्ट था। आप यही नहीं उनको बावर करा सके कि व्हाट आर वी गोइंग थ्रू इट राइट नाउ। और दूसरा उसमें देखा जाए तो आप देखें, आपकी सारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो यहाँ से ट्रेन होके जाती है। आपके जितने आर्मी जर्नल हैं, आपके सारा आर्मामेंट है वो सारा यहाँ से है। हर चीज आपके हर एक चीज का लिंक आज आपका हर एस्टेब्लिशमेंट का आपके जो ब्यूरोक्रेसी के बच्चे सारे के सारे यहाँ पर, उनके बच्चों की बीवियों की नेशनैलिटी कैनेडियन, अमेरिकन है, पाकिस्तानी, ब्रिटिश है। तो पाकिस्तान को सबसे बड़ी जो इलेक्शन करप्शन और जो कुछ भी है, इसके पीछे सिर्फ एक इसकी चीज मौजूद है, नेशनलिज्म नहीं है, उसका फुकदान है। आज भी है, 73 साल पहले भी था। आप देख लें, हिस्ट्री पढ़ के देख लें, इसमें से बॉटम लाइन यही है कि पाकिस्तानियत नहीं है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की कोई सोच नहीं।
वो एक जो हमारे, मेरा ख्याल ये डीएनए का हिस्सा बन चुका है कि दिहाड़ी लाओ तो नाच जाओ बस। बिल्कुल सही है, थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब। बेसिकली पॉइंट यही है कि सही आपने जो सही कहा है वो यही है कि दिहाड़ी लाओ तो नाच जाओ। और ये हर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी की जितने स्टेटस है, बेशक एलीट हो, अपर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो, हर बंदा ये कह रहा है बस जड़ा ना बस निकलो ते खाओ ते ऐ करो वो करो। तो नोबडी इज थिंकिंग कि लॉन्ग टर्म नेशन को कैसे लेके चलना है। और लीडर भी इसी तरह बाहर भाग गए हैं, बाकी लोग भी बाहर भाग गए हैं। तो फिर मुल्क में किसने खड़े होना है और पैसा किसने इन्वेस्ट करना है और क्या होगा। बट एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच सर फॉर मेकिंग अस अंडरस्टैंड कि ये जो इमेच्योर पॉलिटिकल लीडरशिप की रीजंस क्या हैं और ये क्यों करते हैं इस तरह, और ये लगता है इसी तरह रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। माय प्लेजर।